इमरान खान भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की तारीफ करते करते सत्ता से बेदखल हो गए। दुश्मन का यूं दाद देना हर भारतीय के लिए गर्व का विषय हो सकता है, लेकिन जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री ने रूस को लेकर शांति की हिमायत की, बिना रूस का नाम लिए युद्ध रोकने की बात कही, उसने दिखा दिया कि आज के दौर में भारत पर दबाव डालना अब असंभव है। सबका मेल ले ले। भारत के प्रधानमंत्री को लेकर अप्रवासी भारतीयों में उत्सुकता होना समझ में आता है। गरबा के लिए कोई कोरियोग्राफी नहीं लगती, सिर्फ मोदी जी और म्यूजिक लगता है। भारत के पीएम का विदेशी धरती पर अप्रवासी भारतीयों के हाथों इस तरह का स्वागत भी नया नहीं। क्या बनाया तुमने? अच्छा, क्या बनाया? लेकिन सवाल यह है कि जर्मनी के चांसलर के साथ बातचीत करते पीएम के इस दौरे पर सारी दुनिया की नजरें क्यों लगी हुई हैं? क्यों अप्रवासी भारतीयों की तरह जर्मनी से लेकर फ्रांस में भारत को लेकर एक अजीब सी उत्सुकता है? पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया के उस हिस्से में मौजूद हैं जहां विश्व युद्ध के खतरे की आहट रोज रोज तेज होती जा रही है। परमाणु युद्ध के डर के कारण भारत पर रूस को रास्ते पर लाने का दबाव बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर से मुलाकात के बाद ये साफ कर दिया कि भारत का जो स्टैंड है वो बदलेगा नहीं। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। अपने 3 दिनों के दौरे में पीएम मोदी जर्मनी के बाद डेनमार्क और फ्रांस जाने वाले हैं, लेकिन इस दौरान वो एक साथ 7 देशों को साधेंगे, जिसमें फिनलैंड भी शामिल है, जो आजकल पुतिन की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। यूरोप की इस यात्रा में पीएम नरेंद्र मोदी जर्मन चांसलर से तो मिले ही, इसके अलावा वो डेनमार्क के पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन कोपेनहेगन में आयोजित दूसरी इंडो नॉर्डिक समिट वो फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात करेंगे। बड़ी बात यह है कि फिनलैंड और स्वीडन रूस से डरकर नाटो में शामिल होना चाहते हैं, जिसने उन्हें पुतिन के निशाने पर ला दिया है। अब सवाल यह है कि जब रूस पर चुप्पी को लेकर भारत सवालों के घेरे में है, रूस की तरफ से परमाणु युद्ध की धमकियों से उसका साथ देना भारत के लिए मुश्किल होता जा रहा है, तब भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी जर्मनी क्यों गए और क्यों रूस का विरोध कर रहे ये सारे देश भारत के पीएम के दौरे को इतनी अहमियत दे रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह दुनिया में भारत की बढ़ती अहमियत और उसकी स्वतंत्र विदेश नीति है। दुनिया को यह एहसास हो गया है कि भारत किसी गुट का हिस्सा नहीं है, इसीलिए उसने खुद को निष्पक्ष साबित कर दिया है। शायद इसकी वजह से ही रूस से भारत को अलग करने के लिए जर्मनी समेत पूरा यूरोप भारत को रिझाने में लग गया है। रूस के दोस्तों को तोड़ने के लिए जर्मन चांसलर इस बार भारत को G7 की बैठक में विशेष अतिथि के रूप में बुलाने की योजना बना रहे हैं। जर्मनी की कोशिश है कि अगले महीने होने वाली G7 की शिखर बैठक में पीएम मोदी को बुलाकर यूक्रेन में तबाही मचा रहे रूस के खिलाफ एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाया जा सके। देखिए, हिंदुस्तान की जो यूक्रेन की लड़ाई पे जो हमारा स्टैंड है वो आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा बदला है। बोरिस जॉनसन के साथ बातचीत में सिर्फ इतना नहीं हमने कहा, हमने ये भी कहा कि किसी देश की जो सरहद है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, उस पे किसी और को आक्रमण करने का हक नहीं है, उसकी सॉवरेनिटी पे आक्रमण करने का हक नहीं है। अब वो सीधा इशारा रूस पे था, नाम नहीं दिया हमने रूस का। सो थोड़ा थोड़ा हिंदुस्तान ने एडजस्ट किया है, जो करना पड़ेगा, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये जो इनका दौरा है प्रधानमंत्री का, ये इसलिए है कि ये दिखाना चाहते हैं कि जो हमारे रिश्ते हैं इन देशों के साथ,
उन पे जो हमारा यूक्रेन पे स्टैंड है उसका असर नहीं पड़ेगा। डेनमार्क जैसे स्कैंडिनेवियाई देश भी भारत के जरिए रूस से संपर्क करने के हिमायती हैं। स्वीडन और फिनलैंड भले ही नाटो में शामिल होकर रूस को नाराज करने का जोखिम उठा रहे हो, लेकिन वो रूस के करीबी दोस्त भारत के जरिए अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ संतुलन स्थापित करना चाहते हैं। इसी बात ने भारत के लिए रूस यूक्रेन युद्ध को आपदा में अवसर वाला माहौल तैयार कर दिया है। हम तो शांति के साथ खड़े हुए हैं, शांति वहां पर होनी चाहिए, जो युद्ध है वो बंद होना चाहिए और इसका समाधान डिप्लोमेसी और डायलॉग से होना चाहिए। दुनिया जानती है कि भारत ही चीन का जवाब है, चाहे अपनी कंपनियों के बाजार हो या फिर कच्चे माल की सप्लाई का केंद्र। भारत चीन के मुकाबले ज्यादा भरोसेमंद है। इसलिए यूरोपीय यूनियन ने भारत के साथ इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की पेशकश कर दी। ये एक ऐसी रणनीतिक व्यवस्था है जो व्यापार, विश्वसनीय टेक्नोलॉजी और सुरक्षा की मिली जुली चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी। EU ने अमेरिका के बाद इस व्यवस्था को दूसरी बार सिर्फ भारत के साथ बनाया है। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम के PM बोरिस जॉनसन और यूरोपियन यूनियन की चीफ का भारत आना, रायसीना डायलॉग में यूरोपियन यूनियन के नेताओं की भरमार होना और PM मोदी के जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के दौरे ने बता दिया है कि बदले माहौल में भी भारत और यूरोपीय देशों के रिश्ते पहले जैसे ही हैं। इस वर्ष की मेरी पहली विदेश यात्रा जर्मनी में हो रही है। इस वर्ष के शुरुआत में किसी विदेशी लीडर के साथ मेरी पहली टेलीफोन वार्ता भी मेरे मित्र चांसलर शोल्ट्ज के साथ हुई थी। चांसलर शोल्ट्ज के लिए भी आज की भारत जर्मनी IGC इस वर्ष की किसी भी देश के साथ पहली IGC है। ये कई फर्स्ट दर्शाते हैं कि भारत और जर्मनी दोनों ही देश इस महत्वपूर्ण पार्टनरशिप को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं। भारत की बढ़ती ताकत का ही नतीजा है कि यूरोप को इस बात का एहसास हो गया है कि रूस को अलग थलग करने के लिए उनकी योजना भारत को बिना केंद्र में लिए पूरी नहीं हो पाएगी। बर्लिन से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।